नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद में आज के एजेंडे के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब एक नजर संसद में आज के एजेंडे की सुर्खियों पर। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना करने वाला विधेयक राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि के सस्ते कर्ज की मिलेगी सुविधा। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। लोकसभा की कार्यसूची में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन बिल 2021, मेजर एयरपोर्ट की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव। छोटे हवाई अड्डों के विकास को मिलेगा प्रोत्साहन। और पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति की मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते तक समय बढ़ाने की मांग। समिति के अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी लोकसभा में पेश करेंगी प्रस्ताव। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे जल शक्ति, सड़क परिवहन और राजमार्ग समेत अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। हालांकि उच्च सदन में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र पेश किए जाएंगे। तो कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित बयान भी सदन में देंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन बिल 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। सदन में मीनाक्षी लेखी और पीपी चौधरी पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते तक समय बढ़ाने का प्रस्ताव करेंगे। अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र भी सदन में पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछेंगे। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, अब हम एक तरह से देखें तो जो बजट सत्र का दूसरा भाग है, करीब करीब उसके समापन की ओर ही हम बढ़ रहे हैं। कामकाज के लिहाज से आज का दिन आप किस तरह देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि प्रश्नकाल और शून्यकाल आज भी नहीं है राज्यसभा के एजेंडे में। तो कुल मिलाकर अगर कामकाज पर नजर डालें तो कैसा एजेंडा है आज? देखिए प्रीति जी, इस तरीके से कामकाज की स्थिति कल रही थी। कल गतिरोध भी हुआ, तीखी नोकझोंक भी हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच, लेकिन कल का सारा कामकाज देर रात तक पूरा किया गया। और आज जो घोषणा की गई सदन में, उस घोषणा के मुताबिक आज प्रश्नकाल नहीं रहेगा राज्यसभा में। आज राज्यसभा में शून्यकाल नहीं रहेगा और राज्यसभा में सीधे बिल लिए जाएंगे। जो संसदीय कार्य मंत्री है, कल खुद उन्होंने राज्यसभा के पटल पे घोषणा की थी कि चूंकि कल काफ़ी देर हो गया था और एक बिल, काफ़ी महत्वपूर्ण बिल जो था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग डेवलपमेंट बिल, ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो उन्होंने सदस्यों से गुजारिश की कि चूंकि देर हो गया है, इसलिए अगर सदस्य सहमत हो तो इसे कल लिया जाए। तो सारे सदस्य सहमत हो गए। तो आज जो एक महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है एक तरीके से काफ़ी अहम बिल है जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये एक कोई ऐसा विवादित बिल नहीं है जिस पे कि ज़्यादा गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो। निश्चित तौर पे इस पर बहस होगी, लेकिन आज उस हिसाब से देखें तो सदन का कामकाज ठीक से चलने वाला है।
उसके अलावा आज एक 3 जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो 3 सांसद भी रिटायर हो रहे हैं, तो उनको लेकर भी सदन में जो एक रिटायरमेंट स्पीच होता है तो वो भी होगा। तो उस लिहाज से देखें तो आज मुझे लगता है कि राज्यसभा की कार्रवाई रचनात्मक और काफ़ी शांति से सुचारू रूप से संपन्न होगी। दूसरी तरफ अगर लोकसभा में देखें तो लोकसभा में भी जो स्थिति है आज की, वो काफ़ी सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। बिल्कुल। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके अब हम विधेयकों पर नजर डालेंगे जो आज एजेंडे में शामिल हैं। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 पर विचार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी दूर की जा सकेगी। एनबीएफआईडी को कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पर गठित किया जाएगा, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए होगी। शुरुआत में संस्थान के 100% शेयर्स पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होगा और सरकार ही इसके लिए जवाबदेह होगी। बैंक की इक्विटी 20,000 करोड़ रुपए की होगी और 5,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अनुदान के रूप में देगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बैंक का प्रबंधन संभालेंगे। बैंक का गठन रिजर्व बैंक की देखरेख में होगा। बिल में यह प्रावधान भी है कि रिजर्व बैंक को आवेदन कर कोई भी व्यक्ति डीएफआई बना सकता है और आरबीआई केंद्र की सलाह से डीएफआई को लाइसेंस दे सकता है। इस तरह के वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण में की थी। सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास के लिए 7,000 परियोजनाओं की श्रृंखला तैयार की है। सरकार का 2024-2025 तक बुनियादी ढांचा विकास पर 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है। अखिलेश, जैसा आप कह रहे हैं कि काफी उम्मीदें हैं आज कामकाज को लेकर, और जैसा हम जानते हैं कि करीब करीब जो दूसरा हिस्सा है वो समापन की ओर है, इसलिए अब जो भी विधायी काम है और जो बचा हुआ एजेंडा है उसे जाहिर तौर पर जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से भी। आज हम एजेंडे में देख रहे हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना करने वाला जो विधेयक है वो राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा से मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। क्या लग रहा है इस बिल को लेकर क्या आसार दिख रहे हैं? देखिए, ये काफ़ी अहम बिल है। इसलिए अहम बिल है क्योंकि सरकार ने जो घोषणा की है बजट में भी, और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विभिन्न देशों के अपने काउंटर पार्ट से बात करते रहे हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश करने की काफ़ी संभावनाएं हैं और ज़्यादातर निवेश वे ग्रीन फील्ड में होने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पुराने पुल हो या पुरानी सड़क हो उसका मरम्मत का काम में केवल बचा हुआ है, बल्कि हमारे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ की हमको नए पुल, नए बिल्डिंग्स, नए सारी चीज़, सड़कें बनानी है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में है जिसमें कि हम पुश कर सकते हैं। तो इसके लिए सामान्य बैंक की कैपेसिटी कई बार नहीं होती है जो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग कर सके, या सामान्य बैंक में आप देखते हैं कि रिस्क लेने की एक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा वो रिस्क नहीं ले सकते, लंबी अवधि के कर्ज देने में उनको परेशानी होती है। तो आमतौर पर वे सामान्य हमारे आपके जैसे कस्टमर्स से या जो चलता हुआ बिजनेस है उसमें अपना कारोबार करते हैं। इसलिए एक ऐसे बैंक की ज़रूरत महसूस की गई जो कि एक लंबी अवधि के कर्ज दे सके और ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर्ज दे सके, क्योंकि सामान्य तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने में तो समय लगता ही है लेकिन उसका रिटर्न आने में भी समय लगता है। तो इसीलिए एक नए बैंक की स्थापना की घोषणा हुई, और उसमें जो खास बात यह है कि हम आप जैसे जो निजी व्यक्ति हैं वो उसमें नहीं पैसा डालेंगे, उसमें पैसा डालने वाले होंगे संस्थान, या तो बैंक पैसा डालेगी या बाहर के जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उसमें पैसा रख सकती हैं, डाल सकती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। या कई जो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जैसे जिनके पास पेंशन फंड काफ़ी पड़ा हुआ रहता है और वो पेंशन फंड गतिशील नहीं होता है जिसको कि वे चाहते हैं कि निवेश करें। तो यूरोप में कई ऐसे हैं जो जिनके पास पेंशन फंड में काफ़ी पैसा है और वे भारत में निवेश करना चाहते हैं, तो वो सीधे सीधे इस बैंक में डालेंगे और इस बैंक के माध्यम से वो मुनाफा लेंगे और हम उस पैसे का उपयोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेंगे। कई मध्य पूर्व के देश हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में निवेश करें, लेकिन उनको भी एक ऐसे बैंक की ज़रूरत थी। तो उन सारे लोगों को एक ऐसे संस्थान मुहैया कराने की जिसमें वे सीधे पैसा डाल सके, निवेश कर सके और उनको एक जो
एग्रीड रिटर्न है, जो सरकार एग्री करेगी कि उसका किस तरीके का रिटर्न आएगा, वो रिटर्न उनको मिले। तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का ये जो बिल है। और इस पर जो स्थिति है, जो अभी देखते हैं कि बहुत विवाद की स्थिति नहीं है। एक डेवलपमेंटल एक प्रोग्राम है, उस डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए एक संस्था बनाई जा रही है। तो इसमें सदस्य, विपक्ष के सदस्य निश्चित तौर पे सुझाव देंगे और जो सत्ता पक्ष है वो भी अपने जो आगे के कार्यक्रम है वो बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे इससे सरकार को इस बैंक से और सुझावों से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कल ही मैं एक वरिष्ठ मंत्री से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि चाहे जितने गतिरोध हुए हों, लेकिन सदन में जो चर्चा हुई है उस चर्चा से हम लोगों को भी कई इनपुट मिले हैं जो कि काम में आते हैं। तो ये जो नया बैंक बनाया जा रहा है, ये नया बैंक निश्चित तौर पे भारत के विकास के लिए और भारत का जो एक महत्वाकांक्षी भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, उसकी दिशा में बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण बिल है। और ये बिल पास होने के बाद निश्चित तौर पे इसमें निवेश की काफ़ी संभावनाएं विदेश से हमको मिलने की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ। अब लोकसभा के एजेंडे में जो आज अहम कामकाज शामिल है उस पर एक एक करके नजर डालते हैं। लोकसभा की कार्यसूची में आज भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। इसके जरिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक विमानपत्तन यानी मेजर एयरपोर्ट की परिभाषा को संशोधित करता है, जिससे विमानपत्तनों के समूह के लिए शुल्क यानी टैरिफ का निर्धारण करने के लिए उसकी परिधि में विस्तार किया जा सके। इससे छोटे हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि जिन हवाई अड्डों में अभी यातायात की संभावना कम है और नुकसान होने के कारण तर्कसंगत प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करने की संभावना नहीं है, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी से ज्यादा हवाई अड्डों का विकास दूर दराज के इलाकों में वायु संपर्क का विस्तार करेगा। इससे न केवल अधिक यातायात और लाभ प्रदान करने वाले हवाई अड्डों का विकास होगा, बल्कि कम यातायात वाले और लाभ नहीं कमाने वाले हवाई अड्डों का भी विकास होगा। इसलिए सरकार ने लाभ वाले और लाभ नहीं प्रदान करने वाले हवाई अड्डों को जोड़ने का फैसला किया है, जिनका संभावित बोलीदाताओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए प्रस्ताव किया जा सके। अखिलेश, हम लोकसभा की कार्यसूची देख रहे हैं तो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक का 2021 एजेंडे में शामिल है और इसमें जो मेजर एयरपोर्ट की परिभाषा है मोटे तौर पर उसे संशोधित करने का प्रस्ताव है। और जैसे हमने अभी बताया कि छोटे हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम देखें कि जो ये प्रावधान है वो काफी सुधार लाएंगे इस दिशा में। देखिए, निश्चित तौर पर प्रीति, जो जिस तरीके से कनेक्टिविटी न सिर्फ हम बाहर के देशों के साथ बल्कि अंदर भी कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की लगातार योजना है और इसीलिए जो कम शुल्क लगाकर, कम टैरिफ लगाकर जो विमान से यात्रा करने की आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, उसी घोषणा के तहत आप देखें कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, पुरानी जगह हैं जहाँ की एयरपोर्ट बहुत पहले बने हुए थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ नए एयरपोर्ट बनाने की स्थिति है लेकिन वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो 30 से 35 तकरीबन ऐसे एयरपोर्टों का निर्धारण किया गया है जो उसको चिन्हित किया गया है कि उन सारी जगहों को डेवलप करने की ज़रूरत है और वहाँ जब डेवलप होगा तो किस तरीके से डेवलप होगा, यह भी एक अहम काम है। तो उसमें पीपीपी मॉडल बनाने की बात है कि उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करें और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से उन एयरपोर्टों का विकास करें। और जब आप एयरपोर्ट का विकास करते हैं, जब लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ रेगुलर विमान उड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगती है, क्योंकि अब देश का हर कोना ऐसा हो गया है जहाँ लोगों को विमान से यात्रा करने की आवश्यकताएं पड़ती है। जब आपकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है तो लोग विमान से भी यात्रा करते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना है और उस योजना के तहत सारे देश में एयर नेटवर्क का विस्तार करना, एयरपोर्ट नेटवर्क का, हवाई यात्रा नेटवर्क का विस्तार करना, और उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि नए एयरपोर्ट या पुराने जो या छोटे एयरपोर्ट हैं उनको डेवलप करके उसको काफ़ी संचालित करना। और जब एयरपोर्ट होंगे तो प्राइवेट एयरलाइंस भी वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करेगी। एक असेसमेंट होता है कि हाँ यहाँ से हमको अगर एयरपोर्ट है, रोड कनेक्टिविटी है, तो सारी कनेक्टिविटी को देखते हुए उसमें एयरपोर्ट के विस्तार का ये बिल है और निश्चित तौर पे उसको किस तरीके से आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए ताकि वो घाटे का सौदा ना हो, केवल सरकार पर निर्भर ना हो, और निजी इंटरप्रेन्योर हैं उन निजी इंटरप्रेन्योर को भी एक अवसर मिले और लोगों को इस फील्ड में जो लोग हैं उन लोगों को नए रोजगार के अवसर भी मिले। तो काफ़ी अहम इस मामले में कहें कि कनेक्टिविटी के लिहाज से, बढ़ाने के लिहाज से काफ़ी अहम बिल है। जी ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संसद भवन परिसर से इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के एजेंडे पर नजर डालेंगे। राज्यसभा में कई अहम मंत्रालयों से जुड़ी अनुदान मांगों पर मंत्रियों की ओर से बयान सदन में दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 के बारे में समिति के 225वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में देंगे। वहीं लोकसभा में भी कई अहम मंत्रालयों से जुड़ी अनुदान मांगों पर मंत्रियों की ओर से बयान सदन में दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2020-21 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय से संबंधित ऊर्जा संरक्षण के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में साझा करेंगे, जबकि राष्ट्रीय बिजली नीति एक समीक्षा के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 3रे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी भी सदन में दी जाएगी। विद्युत एक्सचेंज की भूमिका, प्रदर्शन और कार्यकरण का मूल्यांकन के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह सभा पटल पर देंगे। इसके अलावा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कार्यकरण के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी भी सदन में दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में देंगे। ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात, चुनौतियों और अवसर के संबंध में विभाग संबंधित स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में साझा करेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और प्रश्नकाल की शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े सवालों से होगी। सांसद जयंत कुमार राय पूछेंगे, क्या सड़क का विचार देश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने वाहनों पर हरित कर अधिरोपित करने का है? सांसद सीपी जोशी पूछेंगे, क्या सरकार का विचार देश में 6 लेनों वाले और चौड़े राजमार्गों के साथ साथ सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों की ऊर्जा उत्पादन संभावना का उपयोग करने का है? सांसद विद्युत वरण महतो पूछेंगे, क्या मंत्रालय ने हाल ही में देश में सड़क प्रयोक्ताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण आधारित संपर्क रहित सेवाओं की शुरुआत की है? सांसद उमेश जी जाधव पूछेंगे, वर्तमान में केंद्रीय सड़क निधि या केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक के प्रत्येक जिले में शामिल की गई सड़कों का ब्यौरा क्या है? सांसद धर्मवीर सिंह पूछेंगे, हरियाणा में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है? और अब बात युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद सुनील बाबूराव मेंदे पूछेंगे, गत 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत संलग्न रहे
छात्रों की वर्षवार संख्या कितनी है? और अब बात जल शक्ति मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद रविंद्र कुशवाहा पूछेंगे, क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में यमुना नदी तट का विकास करने का है? सांसद गिरीश भालचंद्र बापट पूछेंगे, देश में कुल कितनी बसावटों में दूषित जल प्राप्त किया जा रहा है? सांसद हिना विजय कुमार गावित पूछेंगे, मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2014 से स्वीकृत की गई राष्ट्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है? सांसद विवेक नारायण शेजवलकर पूछेंगे, सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 33 से अधिक गांव में भूजल स्तर में वृद्धि करने और भूजल स्तर को और कम होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सांसद रमेश बिधूड़ी पूछेंगे, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित देश में पेयजल और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है? और अब बात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद सदाशिव किशन लोखंडे पूछेंगे, देश में विशेषकर महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मित किए जाने वाले आवासों की कुल अनुमानित संख्या स्थानवार कितनी है? सांसद संगम लाल गुप्ता पूछेंगे, उत्तर प्रदेश में चयनित स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए आवंटित और स्वीकृत धनराशि शीर्ष या कार्यवार कितनी है? और अब बात विद्युत मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पूछेंगे, क्या देश के विभिन्न भागों में विद्युत वितरण और पारेषण कंपनियों की बकाया देय राशि में अत्यधिक वृद्धि हुई है? सांसद संध्या राय पूछेंगी, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के अंतर्गत गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषकर चंबल और ग्वालियर क्षेत्रों के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान की गई धनराशि कितनी है? और अब बात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद सत्यदेव पचौरी पूछेंगे, गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में स्थापित किए गए कृषि आधारित उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? सांसद वीरेंद्र कुमार पूछेंगे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है? अब बात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद विंसेंट एच पाला पूछेंगे, क्या सरकार को वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 175 गीगावाट अधिस्थापन के लक्ष्य को पूरा करने की आशा है? सांसद सुदर्शन भगत पूछेंगे, क्या देश में सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि हुई है? और अब से थोड़ी ही देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, तो अब से कुछ देर में आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। लेकिन आखिर में एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।